हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे क्लास 10th के साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है उससे जो 1 मार्क्स के अलावा आने वाले जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें एक अभिक्रिया दी गई है, हमें इसके लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी उसके केमिकल फॉर्मूले की फॉर्म में। अभी हमें किस फॉर्म में दी है, वर्ड्स की फॉर्म में, शब्दों की फॉर्म में दी है। तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका केमिकल फॉर्मूला। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले एल्यूमिनियम को हम क्या लिखते हैं, Al प्लस कॉपर क्लोराइड। अब कॉपर का आपको पता होना चाहिए, जो वैलेंसी होती है वो होती है 2+, और क्लोराइड के लिए होती है Cl-1। तो जो ये इसका 2 है वो इसके पैरों में चला जाएगा और इसका 1 इसके पैरों में चला जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, CuCl2। अब एरो लगाएंगे हम। फिर हमें क्या चाहिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए देखिए, एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3+ और क्लोराइड की -। तो यानी कि एल्यूमिनियम का 3 जो है वो Cl के पैरों में चला जाएगा और क्लोराइड का 1 जो है वो एल्यूमिनियम के पैरों में चला जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, AlCl3 प्लस कॉपर आपको पता है Cu होता है। तो ये हमारी एक इक्वेशन या अभिक्रिया हमारी बन गई है। अब इसे हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करते हैं, हमें देखना होता है कि देखिए, जहाँ पर ज़्यादा नंबर नज़र आ रहे हो आपने उस जगह पर जाना है। जैसे कि AlCl3 में आपको सबसे ज़्यादा नंबर नज़र आ रहे हैं, तो Al यहाँ पर सिंगल है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे भी एरो से लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारा Al सिंगल है, तो यहाँ भी सिंगल है। अब इधर देखिए Cl कितने हैं, 3, और इधर Cl कितने हैं, 2। तो हमें 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब ये 3 तो बने नहीं, ये Cl कितने हो गए, 6, 3 2 जा 6। तो अब यहाँ पर भी हमें 6 बनाना पड़ेगा Cl को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ हमने 2 लगा दिया, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 हो गए, तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 होने चाहिए, तो एक 2 हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब हम इसको दोबारा से फिर बैलेंस कर कर देखते हैं। तो एल्यूमिनियम इधर 2 हैं, इधर साइड भी 2 हैं। क्लोराइड इधर 6 हैं, क्लोराइड इधर भी 6 हैं। कॉपर इधर 3 हैं, लेकिन कॉपर इधर कितना है, सिंगल, तो यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको अभी एक बार साफ साफ लिख देता हूँ कि हमारी बैलेंस इक्वेशन क्या आएगी। तो हमारी बैलेंस इक्वेशन आएगी 2Al प्लस 3CuCl2 एरो 2AlCl3 प्लस 3Cu। तो ये हमारी जो है बैलेंस इक्वेशन आ गई है, यानी कि अभिक्रिया हमें मिल गई है बैलेंस फॉर्म में, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो है हमें मिल गई है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट भी इसी तरह का क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसके लिए फिर हमें इनके केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम क्या होता है, Ba, और क्लोराइड Cl। लेकिन बैरियम की जो वैलेंसी होती है, यानी कि यहाँ पर जो पावर होती है वो होती है 2+, चार्ज इसका है 2+, और क्लोरीन को होता है -1। तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या हो जाएगा, BaCl2। अब हमें चाहिए एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3, और सल्फेट के लिए फॉर्मूला होता है SO4 2 नेगेटिव। सल्फेट के लिए होता है SO4 2 नेगेटिव, यानी इसका जो ये 2 है वो तो चला जाएगा एल्यूमिनियम के पैरों में, और एल्यूमिनियम का जो 3+ है वो कहाँ चला जाएगा, सल्फेट के पैरों में, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमें मिल गया Al2CSO4 3। अब हमें चाहिए
बैरियम सल्फेट। तो बैरियम की भी पावर हमारे पास 2+ है और सल्फेट की भी 2 नेगेटिव है, तो जब वैल्यू सेम होती है तो पैरों में कुछ भी नहीं लगता, तो ये हो जाएगा BaSO4। अब हमें चाहिए एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का जो 3 है वो Cl के पैरों में चला जाएगा और Cl का 1 एल्यूमिनियम के पैरों में, तो ये हो जाएगा AlCl3। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पर Al कितने हैं 2 और इधर Al कितना है सिंगल, तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा Al के आगे। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर Ba कितना है 1 और इधर भी Ba कितना है सिंगल। इधर क्लोराइड कितने हैं 2, लेकिन इधर जो क्लोराइड है वो कितना हो गए 3 × 2 6 हो गए, तो यहाँ पर भी 6 होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमें 3 लगाना पड़ेगा। अब Cl तो हो गया बैलेंस, लेकिन Ba भी यहाँ पर क्या हो गया 3, तो 3 हमें यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। अब हम दोबारा से चेक करते हैं, देखिए Ba इधर 3 है, इधर भी 3 है एरो के राइट हैंड साइड पे, और क्लोराइड इधर 6 है, तो क्लोराइड इधर भी 6 है। एल्यूमिनियम इधर 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ पर भी 2 है। सल्फेट इधर 3 है, सल्फेट इधर भी 3 है, तो ये हमारी हो गई बैलेंस अभिक्रिया। मैं इसको एक बार दोबारा से साफ साफ लिख देता हूँ। तो ये रही हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, और इसके लिए हमें रासायनिक समीकरण भी लिखनी है। तो देखिए क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जो ज़्यादा क्रियाशील होती हैं दूसरी धातु से। तो जब एक क्रियाशील धातु की हम अभिक्रिया एक कम क्रियाशील धातु के साथ करते हैं तो क्या होता है कि जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है वो दूसरी क्रियाशील धातु को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देती है, यानी कि उसके विलयन से क्या कर देती है, उसे विस्थापित, यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, एक विस्थापन अभिक्रिया। तो इसी वजह से जो लोहे की कील को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। तो देखिए इसका क्या आंसर होना चाहिए, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जब कॉपर सल्फेट विलयन लोहे के साथ अभिक्रिया करता है तो वहाँ पर एक अभिक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं CuSO4। यह है कॉपर सल्फेट। जब इसमें हम आयरन डालेंगे यानी कि एक कील डालेंगे लोहे की यानी कि Fe, तो ये क्या मतलब यहाँ पर क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा, यानी कि जो आयरन है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आयरन ने कॉपर को उसके विलयन से क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है। तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला होता है, हमें पता है कि कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला। तो जैसे ही हम उसमें लोहे की कील डालते हैं तो वो क्रियाशील होती है धातु, तो वो क्या कर देता है, कॉपर को उसके विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसी कारण जो उसका नीला रंग है कॉपर सल्फेट का वो क्या हो जाता है, हल्का हरा हो जाता है। तो यही इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा और प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो देखिए जो वियोजन अभिक्रिया होती है उसमें हम क्या करते हैं, किसी एकल अभिकारक को 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद में तोड़ते हैं। तो उसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, या तो ऊष्मा चाहिए होती है, या फिर सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, या फिर विद्युत ऊर्जा चाहिए होती है। तो हमें यहाँ पर कहा गया है वियोजन अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण लिखें, ऊष्मा प्रकाश इन सभी के लिए। तो मैंने यहाँ पर विद्युत ऊर्जा के लिए भी ले ली है एक, तो आप ये यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ऊष्मा के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए, विद्युत ऊर्जा के लिए, ठीक है।
तो इसको आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, उसे हम कह देते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसके भी सेम उदाहरण हो सकते हैं जो हमने पहले देख लिए हैं, तो इन्हें आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, एक ऐसी अभिक्रिया जब हम दो या दो से ज़्यादा अभिकारक को मिलाकर एक पदार्थ बनाते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कह देते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि आपने देखा होगा जो पानी है हमारा वाटर, वो किससे बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो अभिकारक यूज़ कर रहे हैं और प्रोडक्ट हमें यानी कि उत्पाद हमें एक ही मिल रहा है, H2O। नेक्स्ट हम चलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, जब हम किन्हीं दो विलयन को मिलाते हैं तो उनमें एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिससे एक वाइट कलर का यानी कि सफ़ेद कलर का एक पदार्थ बन जाता है, जिसे हम अवक्षेप कहते हैं, और जो जल में नहीं घुल पाता। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये अविलय पदार्थ यानी कि अवक्षेप बनता है, उसे हम क्या देते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसके उदाहरण है हमारे पास, देखिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया में हम जो अवक्षेप बनेगा उसको दिखाने के लिए हम कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं, कौन से साइन का यूज़ करते हैं, वो है डाउनवर्ड एरो, यानी कि नीचे के तरफ के एक एरो का यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पर BaSO4 क्या है, हमारा अवक्षेप है। तो ये दो आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो, तो इन्हें आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया अभी हमने देखा है, कॉपर सल्फेट वाला क्वेश्चन जो था। तो इसमें क्या होता है, जब कोई ज़्यादा क्रियाशील धातु या तत्व क्या कर देता है, दूसरी यानी कि कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी कि विलयन से विस्थापित कर देता है, तो उस अभिक्रिया को हम बोल देते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आप ये वही एग्जाम्पल याद रख सकते हो जो आपने पहले देखा था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें जो है जैसे विस्थापन थी उसी तरह से द्विविस्थापन भी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं में आदान प्रदान होता है। तो इस ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि हमारी ये रिएक्शन है यानी कि अभिक्रिया है BaCl2 + H2SO4। तो यहाँ पर देखिए Ba जो है वो जुड़ गया है SO4 के साथ, और H2O जो है वो जुड़ गया है Cl के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो अलग अलग परमाणुओं के बीच में आदान प्रदान। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोल देते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब हम एकल अभिकारक का यूज़ करके यानी कि इस्तेमाल करके उसको दो या दो से ज़्यादा उत्पाद में बदल देते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। लेकिन ये अभिक्रिया करवाने के लिए या तो हमें ऊष्मा चाहिए होती है, या प्रकाश, या फिर विद्युत ऊर्जा। तो इसके भी सेम ही एग्जाम्पल हैं जो आपने पहले देखे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोल देते हैं वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, हम लोहे की बनी वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं। तो देखिए जो लोहा होता है जब हम उसे घर लाते हैं नया नया, तब तो वो चमक रहा होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसकी जो शाइनिंग है यानी कि चमक है वो धीमी पड़ने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लोहा जो है वो क्रियाशील धातु है, और वो अपने आसपास से जो अम्ल है या हवा है उनके कांटेक्ट में आने से, उनके संपर्क में आने से एक भूरे रंग का पदार्थ का निर्माण कर लेता है, जिसे ही हम क्या कह देते हैं, जंग। उस जंग से बचाने के लिए हम जो लोहे की बनी वस्तुएं हैं उन्हें पेंट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छुप जाता है, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता। इसलिए पेंट करने से हम लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकते हैं, यानी कि हम जंग से बचाने के लिए ही लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से विकसित क्यों करते हैं। देखिए जो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे वो वायु के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, तो वहाँ क्या होने लग जाता है, उसमें
उपचयन होने लग जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होने लग जाती है, जिससे कि जो हमारा वो खाद्य पदार्थ होता है वो या तो स्मेल करने लग जाता है, यानी कि उसमें से बदबू आने लग जाती है, साथ ही साथ उसका स्वाद भी बदल जाता है और वो कुछ ऐसे पदार्थ बना लेता है जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो इसलिए उस उपचयन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं या विकसित करते हैं। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। या तो हमें इनको वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए या नाइट्रोजन विकसित करनी चाहिए उसमें, या हम और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि हम फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये थे आपके फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।